पेरेन्काइमा पौधों को मजबूती तथा दृढ़ता प्रदान करता है। इस प्रकार हमने 3 प्रकार के सरल अस्थायी उत्तक को देखा। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों नाम याद रखना अति आवश्यक है, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अस्थायी उत्तक के अगले भाग के रूप में हम जटिल अस्थायी उत्तक को देखेंगे। जटिल अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है, जाइलम तथा फ्लोएम। जटिल अस्थायी उत्तक यहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ग दशम में जब हम संवहन उत्तक की बात करेंगे तो वहां यह उत्तक जानना जरूरी है। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, जाइलम जल, जाइलम जल। हम कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि जाइलम पौधों में जल का संवहन करता है। जैसे एक कोई पौधा है, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसे जब जल की आवश्यकता होती है तो जड़ उस जल को अवशोषित कर पत्तियों तक भेजता है। यह जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाने का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे घरों में जब हम मोटर चलाते हैं तो पानी टंकी में ऊपर पाइपलाइन के द्वारा जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ जाइलम जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सके। जाइलम, जैसा कि हमने देखा कि जटिल अस्थायी उत्तक होता है, तो जटिल अस्थायी उत्तक यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर यह बना है और यहाँ जाइलम 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह जाइलम 4 प्रकार का होता है। पहला वाहिनिका, दूसरा वाहिनी, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। यह 4 प्रकार के जाइलम होते हैं। वाहिनिका और वाहिका ये दोनों जल को ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं, यानी इनकी संरचना जो होती है वो नलिकाकार होती है और यही जल को ऊपर तक ले जाता है। जबकि जैसा कि हमने पेरेन्काइमा के कार्य को देखा था कि वह भोजन का संग्रहण करता है, तो यहाँ भी जाइलम को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और वह जाइलम पेरेन्काइमा में संग्रहित भोजन के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी जाइलम पेरेन्काइमा का कार्य हुआ संग्रहण करना, किसका? भोजन का। उसके बाद चौथे प्रकार का जाइलम होता है जाइलम फाइबर यानी रेशा, यानी यह जाइलम के पूरे ग्रुप को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जाइलम जो 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं उसमें वाहिनिका और वाहिनी ये दोनों जल और खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाने में मदद करता है, जबकि जाइलम फाइबर संग्रहण में मदद करता है और जाइलम फाइबर उससे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो जाइलम का कार्य जल का संवहन करना है। यहाँ एक और बात देखने वाली है कि कभी भी जल का जो संवहन होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ हमेशा जल को अवशोषित करेगा और यह पत्तियों तक पहुंचाएगा, यानी पानी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो यह जाइलम जो होता है यह यूनिडायरेक्शनल वे में ही काम करता है, यानी एक ही दिशा में जल को ले जाने का कार्य करता है। हमने जटिल अस्थायी उत्तक में जाइलम के बारे में देखा। अब हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे। जैसे जल का संवहन पौधों में जाइलम के द्वारा किया जाता है, वैसे ही भोजन का संवहन पौधों में फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जब पौधों में भोजन का निर्माण होता है, उसे पत्तियों को दोनों डायरेक्शन यानी जड़ और तने की तरफ भी भेजना होता है और जहां पत्तियां हैं उससे ऊपर की दिशा में भी भेजना होता है। इसलिए फ्लोएम बाई डायरेक्शनल काम करता है, यानी दोनों ही दिशा में भोजन को भेजता है। जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं: चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर।
जिस तरह से जाइलम में वाहिनिका और वाहिका जल का संवहन करते हैं, उसी प्रकार से फ्लोएम में चलनी नलिका और साथी कोशिका मिलकर भोजन का संवहन करते हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम भी ठीक उसी तरह भोजन का संग्रहण करना है। और फ्लोएम फाइबर दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार फ्लोएम पौधों में भोजन के संवहन का कार्य और जाइलम पौधों में खनिज लवण तथा जल के संवहन का कार्य करता है। और जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर किसी पौधे में संवहन का कार्य करते हैं। पौधों में एक और संरचना देखी जाती है जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस पौधों में बाहरी परत का निर्माण करती है। बाहरी आघात कवक से इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। मरुस्थलीय पौधों में इन एपिडर्मिस के ऊपर ही मोम की मोटी परत चढ़ जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी कम हो जाती है। अब यहाँ एपिडर्मिस के कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान की बात करें तो यह बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर रिक्त स्थान होगा तो निश्चित रूप से कोई पदार्थ उसके अंदर आ सकता है। तो इसलिए इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस की जो संरचना होती है उसकी ऊपरी दीवारें और साइड की दीवारें मोटी होती है, जबकि अंदर की दीवारें पतली होती है। पत्तियों में एपिडर्मिस में ही रंध्र पाया जाता है, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। यह रंध्र पौधों में गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में भी मदद करता है। अगर रंध्र की संरचना की बात की जाए तो इसके बाहरी सतह पर द्वार कोशिकाएं और द्वार कोशिकाओं के बीच में ही छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहा जाता है और जिससे वाष्पोत्सर्जन या गैसों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। तो यह रंध्र पत्तियों में विशेष रूप से देखा जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी तनों में भी रंध्र उपस्थित होते हैं। तो एपिडर्मिस पौधों में सुरक्षा परत का निर्माण करता है। तो बच्चों, आज के एपिसोड में हमने उत्तक पाठ का अध्ययन किया और उत्तक पाठ के अंतर्गत हमने पादप उत्तक यानी पौधों में पाए जाने वाले उत्तक के बारे में जाना। पादप उत्तक को हम विभाजन के आधार पे दो भागों में बांट रहे थे, विभाज्योत्तक और अस्थायी उत्तक। विभाज्योत्तक यानी वैसे उत्तक जिनका विभाजन संभव हो और जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, और अस्थायी उत्तक जिनका विभाजन ही संभव ना हो। यही विभाज्योत्तक अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। विभाज्योत्तक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है, वहीं अस्थायी उत्तक को परमानेंट टिश्यू यानी वह बिल्कुल परमानेंट हो चुका है कहा जाता है। पुनः हमने देखा कि विभाज्योत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? इसे स्थान के आधार पे विभाजित किया गया है, यानी जहां वे पाए जाते हैं उसके आधार पे। तो पहला हमने देखा था शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, जो शीर्ष में पाया गया। दूसरा हमने देखा अंतवृष्ट विभाज्योत्तक, जो टहनियां और पर्वों के बीच में पाया जाता है। और तीसरा हमने देखा पार्श्व विभाज्योत्तक, जो किसी भी पौधे की मोटाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यह था विभाज्योत्तक का 3 प्रकार। इसके बाद हमने पढ़ा था अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जो बिल्कुल परमानेंट हो चुका है, यह 2 प्रकार का होता है, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक यानी जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और उसमें हमने देखा था सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसमें बिल्कुल ही कोशिका भित्ति जिनकी काफी पतली होती हैं, कोशिका द्रव अधिक पाया जाता है और जीवित कोशिकाएं होती हैं, तथा जितना भी खाली जगह है पौधों में वह पैरेन्काइमा से ही भरा हुआ रहता है। यानी पौधों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उत्तक पाया जा रहा है? पैरेन्काइमा। अगला हमने देखा था कोलेन्काइमा, जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तथा पौधों में लचीलापन भी लाता है। अगला हमने देखा था स्क्लेरेन्काइमा, यानी तीसरे प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक था स्क्लेरेन्काइमा,
जो पौधों में मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है। यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि स्क्लेरेंकाइमा में कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो इसे दृढ़ करता है, वह पदार्थ है लिग्नीन। तो इस तरह हमने सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को देखा। उसके बाद हम जटिल अस्थायी उत्तक की बात कर रहे थे। जटिल अस्थायी उत्तक यानी अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है यह उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक 2 प्रकार का होता है। जटिल अस्थायी उत्तक को हम संवहनीय उत्तक भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य संवहन करना होता है। संवहन यानी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। अब पौधों में किन पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाएगा? निश्चित रूप से जल, खनिज लवण तथा भोजन को। तो जल और खनिज लवण का वहन जाइलम के द्वारा किया जाता है, जो जटिल अस्थायी उत्तक का पहला प्रकार होता है। याद रखने के लिए जाइलम जल यानी जाइलम जल और खनिज लवण का संवहन करता है, और फ्लोएम फूड यानी फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। अब जाइलम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाहनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो ये चारों प्रकारों में वाहनिका और वाहिका नलिकाकार होते हैं जो संवहन करते हैं जल तथा खनिज लवण का, और पैरेन्काइमा भोजन का संवहन तथा फाइबर दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। तथा फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं। चालिनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ चालिनी नलिका, साथी कोशिका दोनों मिलकर भोजन का संवहन करते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन का संग्रहण और फ्लोएम फाइबर मजबूती प्रदान करता है। तो इस प्रकार जटिल अस्थायी उत्तक के जो 2 प्रकार थे, इनके 4 प्रकार होते हैं। तो हमने ये सारे उत्तक के बारे में यहाँ जाना। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ कुछ टर्म्स यानी शब्द जान रहे थे। जैसे हमने जाना था क्लोरेन्काइमा के बारे में। क्लोरेन्काइमा जो पौधों में पाया जाता है, जो पैरेन्काइमा का ही एक रूप होता है, यानी पैरेन्काइमा में अगर कभी क्लोरोफिल आ जाए तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और पैरेन्काइमा में अगर हवा आ जाए यानी वायु भर जाए तो उसे एरेन्काइमा कहते हैं, जो जलीय पदार्थ में पाया जाता है। इसके बाद हमने एपिडर्मिस की चर्चा की थी। एपिडर्मिस जो पौधों को सुरक्षित रखता है, क्योंकि उन्हें तो सभी झंझावातों को सहना है ना, बाहर खुले में रहना है, तो उनकी सतह पे एपिडर्मिस का परत चढ़ा होता है। यह एपिडर्मिस मुख्य रूप से बिल्कुल एकदम पैक्ड होता है तथा पतली परत का निर्माण करते हैं। एपिडर्मिस जैसे मरुस्थलीय पौधों में इन एपिडर्मिस की जो परत होती है वह मोटी हो जाती है, और यह इसे मरुस्थलीय पौधों को वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो उससे भी बचाता है। एपिडर्मिस में सबसे महत्वपूर्ण संरचना जो हमने देखी वह था पत्तियों की एपिडर्मिस में रंध्र का पाया जाना। रंध्र ही पौधों में गैसों का आगमन और परागमन तथा इसके अलावा उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो यह था पादप उत्तक। पादप उत्तक के बारे में हमने विस्तृत रूप से आज के एपिसोड